हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम है दीपांशु और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेंटोरा क्लासेस पर। आज हम अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स का पहला चैप्टर विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो लेक्चर में हमने समझा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या होता है। फिर हमने चार्ज का फील लिया था कि एक्चुअली में चार्ज का मीनिंग क्या होता है। चार्ज कुछ नहीं होता बट एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसकी, मैटर की, जिसकी वजह से जो भी मैटर है अगर मैं उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने समझ लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे क्रिएट होता है किसी भी बॉडी पर। मान लीजिए कोई भी न्यूट्रल एटम है, अगर उसमें से मैं कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो उस पर क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोटॉन बढ़ जाएंगे ना उस पर, तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं किसी न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या हो जाएगा, उस पर एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी एंड ड्यू टू एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसमें हमने देखा था कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक चार्ज होता है पॉजिटिव, एक चार्ज होता है हमारा नेगेटिव। देन हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं जैसे प्लस प्लस हो गया या फिर नेगेटिव और नेगेटिव हो गया, ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एंड जो डिसिमिलर चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तीसरी जो प्रॉपर्टी थी विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके ऊपर हमने अपना सेकंड लेक्चर बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा था कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी पर अगर कोई भी चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर तीन एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करे थे कि कौन सा चार्ज बॉडी पे पॉसिबल है, कौन सा चार्ज बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया था। जिसने सेकंड लेक्चर नहीं देखा है वो सर्च कर सकता है इलेक्ट्रोस्टैट्स लेक्चर 2 मेंटोरा क्लासेस, तो आपको वो लेक्चर इजीली मिल जाएगा। आप वो जाकर लेक्चर देख सकते हैं आसानी से। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक पहले तो हम प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे चार्ज की। उसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपको वीडियो के थंबनेल देखकर समझ आ चुका होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। और आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जिससे हमें और ज्यादा फील आएगा कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज किस तरीके से कर सकते हैं। बट जैसा मैंने बोला, सबसे पहले क्या खत्म करेंगे, हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को खत्म करेंगे। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ऐसा टॉपिक है ना, वो पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं आता रहेगा, तो हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज चार्ज की पढ़ते रहेंगे। आज जो प्रॉपर्टी हमें चार्ज की पढ़नी है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम चार्ज के यूनिट को देख लेते हैं एक बार। हम एक बार रिवीजन ही कर रहे हैं तो सब रिवाइज करते हैं एक बार। जैसे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर यूनिट ऑफ चार्ज देखेंगे। क्या देखेंगे सबसे पहले, यूनिट ऑफ चार्ज। क्या होती है भाई यूनिट ऑफ चार्ज? अरे सर ये तो बताओ कौन सी यूनिट, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हो ना? हाँ भाई ऐसा यूनिट बता दो। चलो, ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम होती है। सबको पता है भाई ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम होती है। ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही सीख लिया था। कूलम को बताते हैं हम सी से। ठीक है, अब ना चार्ज की और ज्यादा भी यूनिट होती है। ये तो हो गई ऐसा यूनिट। अगर मैं और ज्यादा छोटी यूनिट पूछूं चार्ज की तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखना। एक चार्ज की यूनिट होती है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, और एक चार्ज की यूनिट होती है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो देखते हैं दोनों में रिलेशन क्या है, कुलम में, ESU में एंड EMU में क्या रिलेशन है, वो चीज को देखते हैं। ये जो आपका कुलम होता है, 1 कुलम विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁹ टाइम्स ऑफ ESU। और ESU की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई आपको अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। लिखेंगे सारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है, ये रिलेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, जितनी बड़ी वैल्यू उतनी छोटी यूनिट, ये हमने कहाँ पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था, यूनिट्स एंड डायमेंशन में। NU बराबर कांस्टेंट होता है, अगर यूनिट छोटी तो वैल्यू बड़ी, वैल्यू बड़ी तो यूनिट छोटी। ठीक है, ऐसे याद रखना आप। और अगर मैं EMU का रिलेशन बताऊं तो 1 कूलम बराबर होता है 1/10 टाइम्स ऑफ EMU के।
यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के। ईएमयू की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होती है ईएमयू की फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आई होप आपको ये सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी होंगी। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है चार्ज की एंड सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है चार्ज की। तो देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं चार्ज की, किसकी बात करूं? स्मॉलेस्ट यूनिट की। तो देखो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फ्रैंकलिन। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए क्या होती है स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज की, तो वो होती है फ्रैंकलिन। क्या होती है? फ्रैंकलिन। ठीक है। और फ्रैंकलिन का एक बार कूलम के साथ रिलेशन बता देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें उस चीज को। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो 1 कूलम होता है ना, वो बराबर होता है 3.33। आगे और भी बड़ी वैल्यू होती है बट आप 2 डेसिमल डिजिट तक लिख सकते हैं। 1 कूलम इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। और जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो क्या होती है? फैराडे होती है। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है हमारी? बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट कर लेते हैं। हाँ, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्पेलिंग भाई, स्पेलिंग में बड़ा घपला हो जाता है। स्पेलिंग देख लेना भाई, अंग्रेजी के टीचर नहीं है, शायद सही लिखी है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ, अगर चार्ज की बात करो, किसकी बात कर रहे हो आप? बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करो तो वो होती है फैराडे। ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों को फैराडे की वैल्यू पता भी होगी। 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 96500 कूलम के बराबर। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो 1 कूलम है वो किसके बराबर है? 96500 कूलम के बराबर है। ठीक है, ये चीजों को आप जल्दी से नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एमसीक्यू में, कई बार पेपर में पूछा है ये सारी चीजें। ये चीजें नोट करिए। फिर हम चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लिखिए। डन। बाकी स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ अभी तक। चलिए करते हैं आगे। हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ही पढ़ रहे हैं। एक चार्ज की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले समझा दी थी फर्स्ट लेक्चर में, बट वो हमें एक बार और पढ़नी है। यहां पर एक बार उसको देख लेते हैं। उस प्रॉपर्टी का आप सब हेडिंग डालना, दैट चार्ज इज इनवेरिएंट। क्या डालेंगे आप प्रॉपर्टी का नाम? दैट चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब सर? इनवेरिएंट का मतलब ऐसी चीज जो कि बदलती नहीं है। चार्ज इज इनवेरिएंट। सर ये तो हमारी एक्स से ही बढ़िया है, हमारी एक्स तो बदल गई। बाहर आ जाओ भाई उस सब चीजों से, 11वीं तक ठीक था, 12वीं में थोड़ा सीरियस हो जाओ। देखिए चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? अगर मैंने बोला चार्ज इनवेरिएंट, तो जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा था वही वाली प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी सर? कि अगर चार्ज को मैंने रेस्ट पे रखा है, मान लीजिए मार्कर पे मैंने 5 कूलम चार्ज रखा और ये मेरे हाथ पे रेस्ट पे रखा है, अभी इसकी वैल्यू 5 कूलम है। अगर मैं इस चार्ज को लेकर भागने लग जाऊं या फिर मैं मोशन में आ जाऊं तो ये बॉडी मोशन में आ जाएगी, तो उस चार्ज की वैल्यू उतनी ही रहेगी। मान लीजिए कोई भी चार्ज है, अगर वो रेस्ट पे रखा है तो उसकी वैल्यू 5 कूलम है। अगर ये चार्ज मोशन में आ गया, यानी कि ये चार्ज जिस बॉडी पर अगर वो मोशन में आ गई, तब भी स्टिल इस चार्ज की वैल्यू कितनी रहेगी? 5 कूलम ही रहेगी। इसी का मतलब होता है इनवेरिएंट है, बदलेगा नहीं। क्या नहीं होगा? बदलेगा नहीं। तो यहां पर हम लिखेंगे चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी does not depend, charge on a body does not depends on the speed of a body, does not depend on the speed of the body, यानी कि स्पीड पे डिपेंड करता ही नहीं है चार्ज। ठीक है, मान लो अगर कोई रेस्ट में रखा है तब भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी एज कंपेयर टू अगर कोई चार्ज मोशन में है। अगर मैं सेम बॉडी के चार्ज की बात करता हूं तो यहां पे लिखना चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट किसके बराबर होगा? चार्ज इन मोशन के बराबर।
चार्ज एट रेस्ट विल बी इक्वल्स टू चार्ज इन मोशन। ठीक है, ये सारी चीज आपको क्लियर होंगी। इसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं ताकि ये थोड़ा हाईलाइट हो जाए। आपके नोट्स ना जितने बढ़िया होंगे ना उतना ज्यादा पढ़ने का मन करता है बार बार उन्हें, इसलिए नोट्स को अपने एकदम अच्छे से बनाइए। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई मास रखा है, मान लीजिए इसका जो इनिशियल मास है वो कुछ है एम नॉट। क्या है इसका इनिशियल मास? कुछ एम नॉट है। और मैंने ऐसे बोला कि इस पर कुछ ना कुछ चार्ज है जिसको मैंने बोल दिया क्यू नॉट। ये जो मैंने मास लेट करा है और ये जो मैंने चार्ज लेट करा है ये कैसी बॉडी का है? एक रेस्ट पे रखी हुई बॉडी का है। कैसी बॉडी का है? रेस्ट पे रखी हुई बॉडी का है। अगर इसी बॉडी को मैं चलाने लग जाऊं, क्या कर जाऊं? अगर इसी बॉडी को मैं चलाने लग जाऊं, मान लीजिए सेम बॉडी है, ठीक है, अगर मैं इसको v स्पीड से मूव कराने लग जाऊं, ये बॉडी रेस्ट में थी, ये बॉडी v स्पीड से आगे मूव कर रही है, तो एक बात का ध्यान देना, जो इसका चार्ज होगा ना, जो इसका इनिशियल चार्ज था, मान लीजिए क्यू डैश, इस पे कुछ फाइनल चार्ज आएगा, ठीक है, या क्यू एफ कर लेते हैं इसे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ये क्या लिखा है। मान लीजिए वो फाइनल चार्ज आएगा वो इस बॉडी का सिमिलर चार्ज के बराबर आएगा। यानी कि अगर बॉडी रेस्ट पे रखी है और अगर कोई बॉडी चल रही है तो दोनों का चार्ज तो बराबर रहेगा। बट मास जो होता है ना, मास वेरी करता है स्पीड के साथ। मास क्या करता है? वेरी करता है स्पीड के साथ। तो यहां पर आप देखना, जो इसका फाइनल मास होगा वो उसके इनिशियल मास के बराबर नहीं होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ अ बॉडी बट मास डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ अ बॉडी, बट मास depends on speed of a body, on speed of a body। तो आप सोचोगे हैं सच में क्या मास भी स्पीड पर डिपेंड करता है? मान लो अभी मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, मान लो मेरे अंदर कुछ मास है, अगर मैं भागने लग जाऊं थोड़ी सी स्पीड से तो क्या मेरा मास बढ़ जाएगा? मैं क्या भारी हो जाऊंगा और ज्यादा? ऐसा हो सकता है? देखो ये जो रिलेशन था ना, मास का रिलेशन हमारी स्पीड के साथ, ये बताया था सर आइंस्टाइन ने। और उन्होंने क्या रिलेशन बताया था, यहाँ पर ध्यान से देखना, कि जो हमारा मूविंग मास होगा, मूविंग मास किसे कह रहे हैं? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका कितना मास होगा, उसको मूविंग मास कहते हैं। तो जो मूविंग मास होता है ये हमारा किसके बराबर होता है? इनिशियल मास अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर के बराबर। ये रिलेशन किसने दिया था? सर आइंस्टाइन ने दिया था। अब यहां पर देखना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो लाइट की स्पीड से चलने लग गया, पहले टर्म बता दे दो कौन कौन सी है। एम डैश हमारा मूविंग मास, एम नॉट है हमारा रेस्ट मास, यानी कि रेस्ट पे रखी बॉडी का कितना मास होगा, वी है उस बॉडी की स्पीड, एंड सी है स्पीड ऑफ लाइट। तो एम डैश क्या है हमारा? एम डैश है हमारा मूविंग मास। एम डैश क्या है हमारा? मूविंग मास है, ठीक है। ये एम नॉट क्या है हमारा? रेस्ट मास है। एम नॉट क्या है हमारा? रेस्ट मास। ये v क्या है? v है हमारी स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉडी। तो आप बताओ सर, रिलेशन तो बताओ। ये तो बता दिया आपने कि भाई मैथमेटिकल टर्म लिख दिया आपने, तो इक्वेशन लिख दी। अब आप ये तो बताओ कि कैसे फर्क पड़ता है मास पे। तो देखो ना यार, यहाँ पर कैसी बात कर दी तुमने। अगर ऐसा मानो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो लाइट की स्पीड से चलने लग जाए, यानी कि उसकी स्पीड किसके बराबर हो जाए? लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, तो क्या होगा? मान लो अगर मैंने v को यहाँ पर c के बराबर रखा, तो ऊपर भी c नीचे भी c का स्क्वायर मतलब, तो ये कट के 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। एंड समथिंग अपॉन 0, देखो मैथ्स में अनडिफाइंड होता है, बट फिजिक्स में अगर हम बात करें तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हम क्या मान लेते हैं? उसको इन्फिनाइट मान लेते हैं। तो इस वाले केस में अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड से चलने लग गई तो उसका मास कैसा हो जाएगा? मूविंग मास कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। कैसा हो जाएगा उसका मूविंग मास? हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ आ रहा है? यानी कि एक्चुअली अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं ना, तो अगर कोई बॉडी बहुत ज्यादा स्पीड से चलने लग जाए तो वो फट जाएगी, क्योंकि कितना एक्सपैंड करेगी, कोई लिमिट होती है ना बॉडी की। तो एक्चुअली उसका मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपको क्या समझना है यहां से, कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका जो चार्ज है वो रेस्ट में और मूविंग बॉडी का सेम रहता है। बट अगर मैं मास की बात करूं तो रेस्ट मास और मूविंग मास अलग अलग होता है। स्पीड बढ़ने पे मास क्या होता है? हमारा बढ़ता है। आप जल्दी से इसको लिखिए, देन मैं एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाला हूं जो कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और दोनों पे क्वेश्चन आते हैं।
चार्ज पे भी क्वेश्चन आता है और जो अगली प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूं उस पे भी क्वेश्चन आता है। जल्दी से नोट करिए इसको। डन, बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए भाई, ये तो समझ आ गया आपको कि चार्ज कैसे इनवेरिएंट है, यानी कि स्पीड पे डिपेंड नहीं करता चार्ज एंड मास करता है। तो यहां पर ना आपसे एक प्रॉपर्टी के बारे में पूछेगा, जिस प्रॉपर्टी का नाम होता है स्पेसिफिक चार्ज। आप हेडिंग डालेंगे यहां पर स्पेसिफिक चार्ज। अब आप बोलेंगे भाई क्या आ रहा है ये, पहले चार्ज को इतना डिटेल में बता दिया, अब एक और टाइप का चार्ज आ गया जिसको हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक चार्ज। अब इस पे भी क्वेश्चन आएगा क्या सर? देखो, पूछने को तो वो पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया था हम डिटेल में करेंगे। तो समझते हैं स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। देखो, स्पेसिफिक चार्ज ना कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा टर्म है, लग रहा होगा मुश्किल थोड़ा। स्पेसिफिक चार्ज होता है रेशो ऑफ, हाँ जी ये एक रेशो है, रेशो ऑफ चार्ज टू मास, रेशो ऑफ चार्ज टू मास। यानी कि यहां से आपको क्या चीज समझ आ रही है कि अगर किसी बॉडी पर कुछ चार्ज है और कुछ मास होगा उसका कुछ ना कुछ, तो अगर मैं किसी बॉडी के चार्ज से उसका मास डिवाइड कर दूं तो उस बॉडी का हमें क्या मिलता है? स्पेसिफिक चार्ज मिलता है। क्या मिल जाएगा? स्पेसिफिक चार्ज मिल जाएगा। ये जो स्पेसिफिक चार्ज होता है इसको हम बताते हैं एस से। किससे बताते हैं? एस से बताते हैं। और होता क्या है ये? चार्ज और मास का रेशो, यानी कि चार्ज अपॉन में मास। ठीक है, चार्ज अपॉन में मास हो जाएगा। अब देखिए वो ना आपको स्पेसिफिक चार्ज का रिलेशन पूछता है स्पीड के साथ। अब मेरे को सिंपल सी बात बताइए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज करेगी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इंक्रीज करेगी, तो मेरे को पहले मास के साथ रिलेशन बताओ। अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ेगी तो मास क्या होगा उसका? बढ़ेगा। अभी देखा हमने, अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी, कुछ भी बोल लो, मास क्या हो जाएगा उसका? इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां पर देखिए स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। अब मैंने बोला कि स्पीड बढ़ी तो मास बढ़ेगा, अगर मास बढ़ा तो मेरा स्पेसिफिक चार्ज क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर में आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर स्पीड बढ़ी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा, और ऑब्जेक्ट के मास बढ़ने की वजह से उसकी क्या बढ़ जाएगी? स्पेसिफिक चार्ज बढ़ जाएगा। उसका क्या बढ़ जाएगा? उसका स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक चार्ज उसका इंक्रीज हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। और उल्टा भी सोच सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की कम हुई, मान लो लाइट की स्पीड से चल रहा था, स्पीड अगर कम हुई तो उसका जो मास है वो भी क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। और अगर मास कम होता है, अगर मास कम करेंगे तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा। ये जो स्पेसिफिक चार्ज है ये क्या हो जाएगा? मेरा बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको स्पेसिफिक चार्ज जो है समझ आ चुका होगा। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा, अच्छा यहाँ उल्टा कर दिया ऊपर हमने, सॉरी हमने ऊपर लिखा कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। अच्छा मैंने बोला सही था, उल्टा लिख दिया। क्या करेगा ये? यहाँ पर डिक्रीज करेगा। और यहाँ पर देखो उल्टा हो रहा है, अगर स्पीड कम हो रही है तो मास भी कम हो रहा है और स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा। आप जल्दी से नोट करो, फिर मैं कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा, आप बताना कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। डन, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखना, जो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा आप बताना कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, और साथ साथ लिखते रहना स्टेटमेंट। ये है स्टेटमेंट नंबर 1। यहां पर मैं लिख रहा हूं चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, but mass can exist, but mass can exist
विदाउट चार्ज, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, बताइए जल्दी, ये स्टेटमेंट ट्रू लग रही है या फिर आपको फॉल्स लग रही है? ठीक है, आप जल्दी से इसका आंसर सोचिए जब तक मैं दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देता हूं। आप सोचिए जल्दी, क्या हो सकता है कि हमारा चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, हमारा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। बताइए ट्रू या फिर फॉल्स? हुआ? हो गया अब तक तो, ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है? ठीक है, तो जो भी इस स्टेटमेंट को क्या बोल रहे हैं, फॉल्स बोल रहे हैं, जो भी इस स्टेटमेंट को क्या बोल रहे हैं, फॉल्स बोल रहे हैं, वो एकदम गलत है और एकदम घोचुल हो गया। ये चीज हमने पहले ही लेक्चर में समझ ली थी। ये जो स्टेटमेंट है ना एकदम सही है कि चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट मास, क्योंकि देखो किसी भी बॉडी पर अगर हमें चार्ज क्रिएट करना है ना, मान लो न्यूट्रल एटम था, उस पर हमने चार्ज क्रिएट करा, तो हमने एक्चुअली क्या करा था, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे थे, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या था, मास ही तो था। अगर कोई मास होगा ही नहीं तो चार्ज रहेगा किसके पास, क्योंकि चार्ज क्या है, मास की तो प्रॉपर्टी है। अगर मास ही नहीं हुआ तो चार्ज एग्जिस्ट कर पाएगा उसके बिना? नहीं कर पाएगा। और वही चीज लिखी है यहाँ पर, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बट एक बात बताओ, न्यूट्रल बॉडी जो थी उसके पास मास तो था बट चार्ज नहीं था, यानी कि मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज, बट चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट मास। तो यहां पर लिखेंगे एग्जाम्पल इसका न्यूट्रल बॉडी। एग्जाम्पल क्या है इसका, न्यूट्रल बॉडी। जो भी हमारी न्यूट्रल बॉडी होती है उसके पास क्या होता है, मास होता है, हैव मास, बट उस पे अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं, क्यू नेट की बात करूं, वो कितना होता है, 0 होता है। तो हो तो गया सिंपलीफाई कि न्यूट्रल बॉडी के पास मास है बट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी एकदम सही है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हो गई होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, नेक्स्ट स्टेटमेंट बताना कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखिए इधर मैंने बोला वन चार्ज बॉडी, वन चार्ज एंड वन अनचार्ज बॉडी, वन चार्ज एंड वन अनचार्ज बॉडी may show electrostatic attraction, may show electrostatic attraction, may show electrostatic attraction। तो अब जल्दी से बताइए कि एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो कर सकती है? ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? जल्दी से सोचिए यार। अट्रैक्शन तो देखो उनके बीच में होता था जो डिसिमिलर चार्ज होते थे, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, अभी तो क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी बॉडी। बट क्या एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? इसका आंसर होगा ट्रू। इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। अब आप कहोगे सर कैसे, अभी तो आपने ये बताया कि दोनों बॉडी चार्ज होनी चाहिए पहली बात तो, और एक वो भी कैसे होनी चाहिए, डिसिमिलर चार्ज होनी चाहिए, एक पे प्लस एक पे नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो अट्रैक्ट करेंगी। अब बिना चार्ज के कैसे अट्रैक्शन हो रहा है, देखते हैं चलो। मान लीजिए यहां पर एक बॉडी रखी है, ठीक है, मान लो यहां पर एक बॉडी पे मैंने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। एक बॉडी तो चार्ज है ना भाई, एक बॉडी पे हमने पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लिया। और मान लो यहां पर कोई न्यूट्रल स्फीयर रखा है, क्या रखा है यहाँ पर, कोई भी न्यूट्रल कंडक्टर रखा है, मान लीजिए ऐसा, यहाँ पर कोई भी न्यूट्रल कंडक्टर है। अच्छा, न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, होते हैं नहीं होते, ये बताओ मेरे को बस। होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट कैसे होते हैं न्यूट्रल के अंदर, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होंगे उसके अंदर, प्रोटॉन होंगे। तो एक्चुअली होता ये है कि एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी में अट्रैक्शन शो कर सकती है। इसका जो रीजन होता है ना, वो होता है पोलराइजेशन। तो यहां पर लिखेंगे ये जो स्टेटमेंट है एकदम ट्रू है। ये जो चीज है, एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी अट्रैक्शन शो कर सकती हैं ड्यू टू पोलराइजेशन। किसकी वजह से, ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन नाम से समझ आ रहा है हमें, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें दो पोल क्रिएट हो जाएंगे।
एक पॉजिटिव वाला पोल और एक नेगेटिव वाला पोल। कैसे हो जाएगा यहाँ पर देखना, जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को इस न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर के पास लेकर आऊंगा तो देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है। इसका पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। एंड इसका जो, अगर मैंने बोला कि सारे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के इस तरफ आ गए तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, रिलेटिवली पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो जाएगा, रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इस बात से आप एग्री करते हैं। अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका नेगेटिव वाले चार्ज से जो डिस्टेंस है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो यहां पर क्या चलेगा, धमाधम अट्रैक्शन चलेगा। क्या चलेगा, यहाँ पर लगातार अट्रैक्शन चलेगा। और इस पॉजिटिव के बीच में क्या चलेगा, रिपल्शन चलेगा। यहां पर हो रहा है लगातार अट्रैक्शन क्योंकि उसने नेगेटिव चार्ज को अपने पास बुला लिया अटैक करके थोड़ा सा, और पॉजिटिव में क्या चल रहा है, रिपल्शन चल रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो लोग पास हैं वो अच्छे से मिल पाएंगे या फिर जो लोग दूर है वो ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन कर पाएंगे? अच्छी मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, दो चार्ज अगर पास है तो अच्छा इंटरेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ जाता है और रिपल्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या, एक चार्ज बॉडी लेकर आया, उसने क्या कर दिया, एक अनचार्ज बॉडी में दो पोल क्रिएट कर दिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब क्या होने लग रहा है, नेगेटिव से जो पॉजिटिव का अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होने लग रहा है और पॉजिटिव का रिपल्शन हो रहा है यहाँ पर। तो एक्चुअली बात क्या हो रही है, नेट यहाँ पर क्या हो रहा है, दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, नेट बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी भी क्या कर सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो कर सकती हैं। ये चीज को नोट करिए, देन मैं अगली स्टेटमेंट लिखता हूं। डन, स्क्रीनशॉट ले लो बाकी। अच्छा, एक स्टेटमेंट ना मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर दो डिसिमिलर चार्ज बॉडी है, मान लीजिए एक पॉजिटिव और एक क्या है हमारी नेगेटिव है, तो वो कभी भी ना रिपेल नहीं कर सकती। ये हमेशा सत्य वचन है, मतलब एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है कि दो डिसिमिलर चार्ज बॉडी हमेशा क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो यहां पर लिखना, टू डिसिमिलर चार्ज बॉडी, टू डिसिमिलर चार्ज बॉडी आगे लिखते हैं, चार्ज बॉडी कांट रिपेल। यानी कि इस चीज का मतलब क्या होगा, मान लीजिए यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट ही करेंगी, कभी रिपेल नहीं कर सकती। यहां पर आप लिख लेना, ऑलवेज अट्रैक्ट। अभी आप कहोगे सर ये तो सिंपल सी बात थी, क्यों पका रहे हो? देखो बेसिक चीज है, लग सकता है थोड़ा बोरिंग लग सकता है अभी चैप्टर, बहुत बेसिक सी चीज है, बट अभी जो अगली स्टेटमेंट लिखूंगा ना, अभी तुम्हारे पर अच्छे उड़ जाएंगे, देखना, ये नोट करो जल्दी से। अब जो अगली स्टेटमेंट मैं लिखने वाला हूं यहां पर, हो गया होगा वाला, अगली स्टेटमेंट यहां पे जो लिखूंगा आप बताना वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है? एक तो ना पहले मैं हिंट दे देता हूँ ना, तुम उल्टा जवाब देते हो, जो भी तुम्हारे मन में आता है तुम उसका एकदम उल्टा जवाब कर देते हो, पता है मेरे को ये चीज। कोई बात नहीं बेटा, देखो घुमाता हूं अभी क्वेश्चन में तुम्हें। टू, TWO को TO लिख रहा हूं, टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडी में, या फिर हम बोल देंगे कैन अट्रैक्ट। चलो ये तो हमने देख लिया कि दो डिसिमिलर जो चार्ज, टू डिसिमिलर चार्ज बॉडी जो होती हैं वो हमेशा क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। बट अब हम क्या देखने वाले हैं, टू सिमिलर चार्ज बॉडी ये क्या कर सकती हैं, अट्रैक्ट कर सकती हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये सोच के बताना थोड़ा सा, जल्दी 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 बताओ। फंसे ना? ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम सत्य है, यानी कि ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट है हमारी क्या है, ये ट्रू है, ठीक है? तो यहां पर देखना ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है, मैं समझाता हूं इस चीज को। यहां पर भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगता है। यहां पर भी लिखना, अगर रीजन लिखना हो आपको, तो ये भी चीज जो पॉसिबल हो पाती है किसके वजह से होती है, ड्यू टू पोलराइजेशन।
सर यहाँ पर भी दो पोल बन जाएंगे, यहाँ पर कैसे बन सकते हैं दो पोल? यहाँ पर तो आपके इलेक्ट्रॉन कम है एक बॉडी में, मतलब दोनों ही बॉडी में कम है, तभी तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। सिमिलरली चार्ज पॉजिटिव मान लिया मैंने, दोनों बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि पोलराइजेशन की मदद से दो बॉडी, सिमिलर चार्ज बॉडी कैसे अट्रैक्ट कर सकती है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत बड़ा एक कंडक्टिंग स्फीयर रखा है, जिसपे मैंने कैसे चार्ज दे रखा है, पॉजिटिवली चार्ज दे रखा है। कैसे चार्ज दे रखा है इसे? पॉजिटिव चार्ज, टक 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 टक, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। अब यहाँ पर आप समझना, मान लो इसके पास मैंने एक स्मॉल बॉडी लाकर रख दी, ये भी कैसी है हमारी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। कैसी बॉडी है हमारी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो आप कहोगे इनमें ना अट्रैक्शन कैसे हो सकता है? दोनों पॉजिटिव चार्ज है भाई, दोनों धक्का देंगे एक दूसरे को और क्या कर देंगे? रिपेल कर देंगे। तो अट्रैक्शन कैसे हो सकता है? इनमें वाला टर्म कैसे आया निकल कर, ये बताओ सर। एक्चुअली होता ये है कि मान लो ये बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा और इसके पास नेगेटिव चार्ज भी होगा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए उसके, इलेक्ट्रॉन कम हो गए होंगे, ये जरूर मानता हूं मैं। तो एक्चुअली होगा ये कि जो पॉजिटिव वाला बड़ी वाली पॉजिटिव बॉडी है, ये क्या करेगी? इसके इलेक्ट्रॉन को, जो छोटे छोटे कम इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, उसको क्या कर लेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। क्या कर लेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। यहाँ पर आ जाएंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो चीज मैंने आपको पहले समझाई थी, यहाँ पर भी वैसा ही फेनोमेना होने वाला है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज के पास आ जाएगा, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव वाले चार्ज से थोड़ा दूर चले जाएगा, तो जो हमारा रिपल्शन है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ पर स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे वाले केस में कि एक हम बड़ी बॉडी ले रहे हैं, एक स्मॉल बॉडी ले रहे हैं, दोनों का चार्ज सिमिलर है, तो इस केस में ये दोनों अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि अट्रैक्शन जो होता है ना हमारा रिपल्शन से ज्यादा हो जाता है। अट्रैक्शन क्या हो जाता है? हमारा रिपल्शन से ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में बोलेंगे देयर विल बी नेट अट्रैक्शन, देयर विल बी नेट अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, between two similarly charged body, similarly charged bodies due to polarization, due to polarization। ठीक है, अब आप ये स्टेटमेंट गलत तो नहीं करके आएंगे ना? अगर आपके पेपर में असर्शन रीजन आता है और आपसे ये चीज पूछता है कि दो सिमिलर चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट, तो आप क्या करके आओगे? उसका आंसर ट्रू करके आना, फॉल्स नहीं करके आना। जल्दी से नोट डाउन करो इसे, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हो गया सबका नोट डाउन? ये मिटा दूं मैं ये? चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में जितना पढ़ना था आज उतना हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? मेथड ऑफ चार्जिंग स्टार्ट करने वाले हैं। बट देखिए, मेथड ऑफ चार्जिंग समझने से पहले हमें तो बेसिक टर्म समझनी पड़ेंगी। कौन कौन सी सर? पहला कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। अब देखिए, एच.सी. वर्मा सर की बुक में कंडक्टर और इंसुलेटर की बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है। उन्होंने बोला कि नेचर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं। एक इस टाइप का मैटर है, मान लीजिए एक भी मैटर होता है, उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। एक मैटर के अंदर मिलियंस ऑफ क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। तो मान लीजिए एक हमारा मैटर है ऐसा कि जिसका एटम जो है, अब एटम के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होगा सेंटर में और बाकी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि एक ऑर्बिट में उसके चारों तरफ घूम रहे होंगे। अब एक मैटर ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा वीक है, यानी कि वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। अगर ऐसे मैटर को मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जो कि चार्ज से निकलती है, ये चीज हमने अभी पढ़ी नहीं है। तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। ये चीज हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है आगे। ठीक है, तो होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर के, वो क्या हो जाते हैं? इजीली फ्री हो जाते हैं फ्रॉम देयर एटम।
तो कंडक्टर के पास जो होते हैं ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, या फिर हम क्या बोलते हैं, अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज। आपने छोटी क्लास में तो यही पढ़ा है ना कि कंडक्टर क्या होता है, विच अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज। तो HCV में ना थोड़ी एडवांस डेफिनेशन दे रखी है, और वो टॉपिक ना थोड़े दिनों बाद आएगा, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं उसमें थोड़े दिनों बाद आएगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तो हम उस तरीके से भी समझेंगे। तो अभी हम समझते हैं एकदम बेसिक तरीके से कि क्या डिफरेंस होता है बेसिक सा एक कंडक्टर में और एक इंसुलेटर में। छोटी क्लास से थोड़ा ज्यादा लेवल पे पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा छोटी क्लास में कि कंडक्टर वो होता है जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा, यानी कि अलाउ करेगा फ्लो ऑफ चार्ज। और इंसुलेटर क्या होता है, जो कि अलाउ नहीं करता फ्लो ऑफ चार्ज। ये बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। अब देखिए क्लास 12 में आपको क्या समझना है कि ये चीज तो समझनी है कि कंडक्टर क्या होता है जो कि अलाउ करेगा फ्लो ऑफ चार्ज। बाकी डिफरेंट कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और वो पूरे चैप्टर में आपकी हेल्प करने वाली है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मान लीजिए कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि वो चार्ज कंडक्टर है, वो न्यूट्रल कंडक्टर ही है। न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। यानी कि कंडक्टर के अंदर क्या हो सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो हमें यही चीज जाननी है कि जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप ही कंडक्टर से निकलकर बाहर नहीं आ सकते। जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस कंडक्टर के वॉल्यूम के हमेशा अंदर ही रहते हैं। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जो हमें पता करना था। दूसरा पॉइंट ये होता है कि मान लीजिए अगर किसी कंडक्टर को हमें चार्ज करना है तो मैं उसको कुछ इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो जो भी हम किसी भी कंडक्टर पर एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, यानी कि एक्सेस चार्ज बोल लो या फिर एक्स्ट्रा चार्ज बोल लो, जो भी हम किसी कंडक्टर को देंगे वो हमेशा कहां पर रहेगा, उसके सरफेस पे रहेगा। कहां पर रहेगा, उसके सरफेस पे रहेगा। तो यही वाले पॉइंट हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ये हो गया तीसरा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। मान लीजिए अगर आपने किसी कंडक्टर को एक्सेस चार्ज दिया। अब कंडक्टर क्या होता है, अलाउ करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। तो एक्चुअली होगा क्या, मान लीजिए आपने पॉजिटिव चार्ज दिया किसी भी स्फीयर पे, तो वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा पूरे कंडक्टर पे। कहां हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा इक्वली पूरे कंडक्टर पे। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो मैंने आपको बताया था कोरोना डिस्चार्ज के टाइम, कि जो हमारा चार्ज होता है उसको शार्प पॉइंट पसंद होता है। क्या पसंद होता है उसको, शार्प पॉइंट पसंद होता है। तो इसी पॉइंट को हम लिखने वाले हैं यहाँ पर अबाउट कंडक्टर्स में। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालना कंडक्टर्स। क्या हेडिंग डालेंगे यहाँ पर हम, कंडक्टर्स। ये जो कंडक्टर्स होते हैं, पहली बात तो इसका पहला पॉइंट लिखना, अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे, अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्टर हमारा फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ करता है। सेकंड पॉइंट लिखना, देयर आर मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या, देयर आर मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना भाई कंडक्टर के अंदर, वही चीज को हम लिख रहे हैं, इनसाइड कंडक्टर विच रिसाइड्स, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पर पाए जाते हैं, विच रिसाइड्स इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। जो भी न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कहां पर होते हैं, उसके वॉल्यूम के अंदर ही होते हैं। विच रिसाइड इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, विच रिसाइड इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। तीसरा पॉइंट वही वाला देखेंगे कि अगर हम किसी भी कंडक्टर पर एक्सेस चार्ज देते हैं या फिर एक्स्ट्रा चार्ज बाहर से देते हैं उसको चार्ज करने के लिए, तो वो कहां पर रहता है, हमेशा उसके सरफेस पे रहता है। तो यहां पर लिखना एक्सेस चार्ज गिवन टू कंडक्टर, एक्सेस चार्ज गिवन टू कंडक्टर will always reside या remains बोल सकते हैं, always reside या always remains on the surface of conductor, always reside on the surface of
कंडक्टर। आई होप ये सारी चीज तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। एक बार मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई कंडक्टर है, ये कैसा कंडक्टर है, मान लीजिए न्यूट्रल कंडक्टर था इनिशियली। जितने इसके अंदर प्लस चार्ज थे यानी कि प्रोटॉन थे, उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूट्रल कंडक्टर है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि कहां पर है, उसके वॉल्यूम के अंदर ही है, सरफेस पे नहीं आएंगे वो। अब मान लीजिए बाहर से मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिए यानी कि नेगेटिव चार्ज दिया, तो नेगेटिव चार्ज मान लीजिए मैंने यहां पर दिया, इस वाले पॉइंट पर दिया। अभी तो कंडक्टर है, अलाउ करेगा फ्लो ऑफ चार्ज, तो जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये अपने आप को इक्वली स्प्रेड कर लेगा पूरे कंडक्टर पे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखना लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो चार्ज होता है ना, इसको क्या पसंद होता है, शार्प पॉइंट पसंद होता है। क्या पसंद होता है इसको, शार्प पॉइंट पसंद होता है। आपने देखा होगा बिजली वगैरह भी गिरती है तो कहां पर गिरती है, शार्प पॉइंट पे गिरती है जनरली। तो यहां पर हम लिखेंगे चार्ज इज accumulated accu sorry charge is accumulated on the sharp point of a conductor, on the sharp point of a conductor। कहां पर आ जाएगा चार्ज, शार्प पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर पे आता है जनरली। मान लीजिए इस शेप का कोई कंडक्टर है, ठीक है, और ये बना दिया मैंने इस तरीके का, अजीब सी शेप बनाई है बट कोई बात नहीं। इस पर मैंने एक शार्प पॉइंट बनाई और मैंने ये एक शेप बना दी गोले टाइप की। मान लीजिए मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दिया, एक जगह पे मैंने नेगेटिव चार्ज दिया, इसको नेगेटिव चार्ज देंगे तो पूरी बॉडी पे क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, क्योंकि क्या है ये कंडक्टर है। क्या है ये चीज, एक कंडक्टर है, तो पूरी बॉडी पे स्प्रेड तो करेगा चार्ज। बट किस तरीके से करेगा, ये जो शार्प पॉइंट है ना, इस पे मेरे को नेगेटिव चार्ज क्या दिखेगा, उसकी डेंसिटी क्या दिखेगी, बहुत ज्यादा दिखेगी। क्या दिखेगी, डेंसिटी मेरे को यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखने वाली है, और यहाँ पर क्या दिखेगी, मेरे को बहुत कम डेंसिटी दिखेगी। यानी कि ज्यादा चार्ज कहां पर इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट होना मतलब इकट्ठा होना। कहां पर इकट्ठा होगा, शार्प पॉइंट पर। कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, शार्प पॉइंट पर। और एक कंडक्टर के बारे में बात लिखनी है। कंडक्टर के जो एटम होते हैं, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत लूजली बाउंडेड होता है विद न्यूक्लियस, तो वो आसानी से निकल सकता है अपने रिस्पेक्टिव एटम से। ठीक है, और अगर मैं इसका उल्टा देखूं इंसुलेटर में, इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही ज्यादा टाइटली बाउंडेड होगा, किससे, अपने न्यूक्लियस से, तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर और इजी भाषा में बात करूं आपसे, तो कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरीके से बेवफा है अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस के साथ, वो उसको छोड़ के चला जाता है। बट इंसुलेटर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एकदम लॉयल है, बोलते हैं ना वो ग्रीन फ्लैग वाला काम, तो वो इंसुलेटर का इलेक्ट्रॉन है। इंसुलेटर का इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूक्लियस, इन दोनों में बेहद अच्छा प्यार होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल नहीं पाता, इसलिए इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसी वजह से इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ नहीं करता। आप कंडक्टर के बारे में लिखिए, फिर मैं इंसुलेटर के बारे में लिख देता हूं। डन, बाकी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो आप जल्दी से। चलिए अब एक बार वाली बात भी लिख लेते हैं, जो कंडक्टर के बारे में लिखी थी ना हमने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली बात भी लिख लेते हैं, ताकि आप बाद में जब नोट्स पढ़ो तो आपको वो चीजें याद रह सके, ताकि आप बेसिक डिफरेंशिएशन कर पाओ कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में। तो कंडक्टर्स के बारे में लिखना, इन कंडक्टर द वैलेंस शेल, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो सीधा आप, इन कंडक्टर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन is too loosely bound with its nucleus।
फुल स्टॉप लगा के लिखना एज अ रिजल्ट इट कैन बी इजीली, एज अ रिजल्ट इट कैन बी लिख लेना, इट कैन बी इजीली removed from their respective atom, it can be easily removed from their respective atom। अब इजीली रिमूव हो जाएगा तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि किसको अलाउ करेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ करेंगे। ठीक है, अब इसके अपोजिट हम लिखेंगे इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स में क्या होता है, तो यहां पर लिखना इन इंसुलेटर the valence electron are too tightly bounded as a result electrons will not easily escape, electron will not easily remove लिख सकते हैं, will not, सेम लैंग्वेज लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, will not easily removed from their respective atom, from their respective atom। ठीक है, आ गया समझ आपको बेसिक फर्क किसमें, कंडक्टर में और इंसुलेटर में। तो यहां पर हम ये भी चीज लिख सकते हैं कि हम आसानी से इनको नहीं निकाल सकते, इसलिए यहां पर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। छी गंदी राइटिंग, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ तो आ रही होगी राइटिंग। ठीक है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसके अंदर। और क्या लिख सकते हैं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये अलाउ करेगा फ्लो ऑफ चार्ज को, नहीं करेगा, डज नॉट अलाउ, या डू नॉट कर लो, डू नॉट आएगा, डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपल सी बात है। और एक ना इंसुलेटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए मैंने कंडक्टर पे चार्ज दिया था पहले, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैंने कंडक्टर पे चार्ज दिया तो वो जो चार्ज होगा पूरे कंडक्टर पे स्प्रेड हो जाएगा। बट अगर उसकी जगह मैं एक इंसुलेटर पे चार्ज देता हूं, मान लो ये एक इंसुलेटेड बॉडी है या इंसुलेटर है कोई भी, मान लीजिए ये क्या है, एक इंसुलेटर है, क्या है ये, इंसुलेटर है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, क्या दिया मैंने इसको, पॉजिटिव चार्ज दिया। अब अगर मैंने इसको इस पॉइंट पे चार्ज दिया ना, तो ये जो चार्ज है हमेशा इसी पॉइंट पर रखा मिलेगा मेरे को, ये स्प्रेड नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। कंडक्टर में क्या होगा था, जैसे मैंने चार्ज दिया वो पूरी बॉडी पे स्प्रेड कर गया था, बट इंसुलेटर में ये जो चार्ज है वहीं पे रखा मिलेगा जहां पर उसे हमने रखा था, मतलब जहां पर हमने चार्ज दिया था एक्सटर्नल चार्ज वहीं पे रखा मिलेगा। तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेस चार्ज, एक्सेस चार्ज। एक काम करते हैं, एक बार मिटा देते हैं इसको, जल्दी से नोट करिए आप, मैं ऊपर लिख देता हूं। ऊपर वाला हो गया होगा सबका, कंडक्टर वाला तो नहीं हुआ, एक बार स्क्रीनशॉट लो, ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं, डन। ठीक है, तो देखना अगर यहां पर मैं लिखूं तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे वाला पॉइंट ही लिख रहा हूं, इंसुलेटर का पॉइंट है, लिखना एक्सेस चार्ज, एक्सेस चार्ज गिवन to an insulator, given to an insulator will remain at same place, will remain at same place where it is placed, where it is placed, जहां पर उसको रखा गया था वो जो चार्ज है हमारा इंसुलेटर में वहीं पे रखा रहेगा, स्प्रेड नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, जल्दी से नोट करो ये चीज है। अब हमें बेसिक सा ना मतलब समझ आ चुका है किसके बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो अब हम समझ सकते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा वीडियो का,
ठीक है, तो ये जो पहला वाला पार्ट था ना, ये बहुत ज्यादा बेसिक था। अगर आप स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हैं, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है आपको, ताकि आपको सारी चीजें समझ आ सके बेसिक से। ठीक है, ये जल्दी से नोट डाउन करो, देन हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। डन, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आएंगे अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे, यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग पे। तो देखना यार, देखो मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब ये है कि किसी बॉडी को हम किन किन तरीकों से चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में है वो 3 ही तरीके हैं जिन वेज में हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहला जो मेथड दे रखा है हमारे चैप्टर में वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कैसे चार्ज कर सकते हैं बॉडी? फ्रिक्शन से ऐसे चार्ज कर सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी है। अगर मैं इन दोनों को रब करता हूं, क्या करता हूं, इन दोनों को रब करता हूं, तो एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए अगर 2 बॉडी को मैंने रब करा तो होगा क्या, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस हो जाएगी। जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो यहां पर हम देखेंगे, हेडिंग डालो सारे के सारे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला मेथड लिखना चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या लिखेंगे? पहला मेथड हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन लिखेंगे। ठीक है, देखो फ्रिक्शन में होगा क्या, जब हम 2 बॉडीज को रब करेंगे, लिखते हैं यहां पे साथ साथ, when 2 bodies are rubbed together, when 2 bodies are rubbed together, one body will lose electron, या फिर हम ये लिख सकते हैं, ये मत लिखना वन बॉडी वाला, हम यहां पर लिख सकते हैं the electrons will transfer, the electrons will transfer from one body, will transfer from one body to another body, from one body to another body। फिर यहां पर लिखना the body which loses electron, the body which loses electron will get positively charged। भाई जहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहां लिखना will get positively charged। राइटिंग थोड़ी अजीब सी आ रही होगी, थोड़ा फ्लो में लिख रहा हूं इस वजह से, रट के तो आया नहीं, खुद ही बना रहा हूं इसलिए थोड़ा तेज हो रहा है, कोई बात नहीं, समझ आ रहा होगा, लिखते रहिए साथ साथ। द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन विल गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द बॉडी एंड द अदर बॉडी एंड द अदर बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज। जिस पे इलेक्ट्रॉन गए होंगे यानी कि एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, वो बॉडी कैसी हो जाएगी हमारी, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, डन। ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। उन्होंने एग्जांपल दिया है एक सिल्क के कपड़े का यानी कि सिल्क क्लॉथ का और एक ग्लास रॉड का। जब भी मैं सिल्क के क्लॉथ को एक ग्लास रॉड के साथ रब करता हूं तो एक्चुअली होता क्या है कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ पे चले जाएंगे। अब सिल्क क्लॉथ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो सिल्क क्लॉथ कैसे चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और हमारी जो ग्लास की रॉड है वो कैसी हो जाएगी, हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब आप कहोगे सर ऐसा ही क्यों हुआ कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन क्लॉथ पे गए, क्लॉथ से भी तो आ सकते थे ग्लास रॉड पे। हाँ आ सकते थे, बिल्कुल आ सकते थे, सही कह रहे हो। बट देखो इलेक्ट्रॉन उसका निकल के जाएगा जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूजली बाउंड होगा। मान लो सिल्क कॉटन है और एक हमारी ग्लास रॉड है, तो ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन रहा होगा वो वीकली बाउंड रहा होगा अपने न्यूक्लियस से, तो वो जल्दी से निकल के कहां पर चला गया, सिल्क क्लॉथ पे चला गया। तो डिपेंड करता है कि कैसी बॉन्डिंग है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ।
वो चीज तय करेगी कि किसका इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर होगा। बट ये बात पक्का है कि दो बॉडी में से एक का इलेक्ट्रॉन दूसरी पे ट्रांसफर होगा, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी और एक बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज होगी। ये चीज समझ आई। यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अभी इसका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाता हूं, मजा आएगा इसके एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ रब्ड विद, सिल्क क्लॉथ रब्ड विद ग्लास रॉड। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क का क्लॉथ क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं सेटअप तैयार करता हूं, आप जब तक ये नोट करिए। ये कर रहा हूं भाई, ये इसलिए आवाज आ रही थी, डरो मत, भूत वूत आ गया कहीं, रुक जाओ जरा, सब्र रखो। नोट हो गया सबका? जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं एक्सपेरिमेंट। ये देखो, इसकी आवाज आ रही थी भाई, तुम्हारे लिए सेटअप तैयार हो रहा था। अब देखिए ये जो बैलून है ना हमारा, ये क्या है अभी, न्यूट्रल है। ये क्या है अभी, न्यूट्रल है, ये चार्ज नहीं है। देखो मैंने अपने ऊपर रखा, अगर चार्ज होता है इसके ऊपर, मान लो कोई मेरी बॉडी पे चार्ज है या कोई यहाँ पर बॉडी चार्ज है, तो ये चिपकना पकना चाहिए था। ठीक है, अभी क्या है, न्यूट्रल है बैलून, क्या है मेरा न्यूट्रल है, अभी फुलाया मैंने इसे। ठीक है, आवाज आई होगी आपको। अब मेरे को क्या करना है, फ्रिक्शन से इस बैलून को ना चार्ज करना है। क्या करना है, इस बैलून को चार्ज करना है। तो मैं क्या करूंगा ना, इसे अपने हेयर से रब करता हूँ। क्या करता हूँ, अपने हेयर से रब करता हूँ इसे। तो एक बार रब करके देख लेते हैं। ये रब हो रहा है, रब हो रहा है, रब हो रहा है, देखते हैं चार्ज होगा या नहीं होगा। हम क्या करेंगे ना, देखो इसको चार्ज करने के बाद जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर होते हैं ना, उससे अट्रैक्ट करके देखेंगे एक बार होगा या नहीं होगा। ये देखते हैं आप, चार्ज होगा या नहीं होगा। ये मैं यहाँ से स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर उठा लेता हूँ अपने हाथ पे थोड़े से। यहाँ पर देखिए, ये रे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर दिख रहे होंगे आपको हाथ पे। अगर इस पे चार्ज आ गया होगा तो ये स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अभी न्यूट्रल था, देखो मैंने एक साइड से करा ना अट्रैक्ट इसे, मैं दूसरे साइड से चिपका के देखूं, नहीं चिपक रहा। देखो कोई भी कागज ना उठ ही नहीं रहा। अगर मैं इसको, अभी देखो न्यूट्रल था ना, दूसरी साइड से हमने दूसरी साइड से कराया चार्ज अभी। अब देखो अगर मैं दूसरी साइड से इसको करके देखूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो दिख रहा है आपको क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है पेपर का। कैसे उड़ उड़ के भग रहे हैं ये, दोबारा करके दिखाते हैं, रुको। ये देखना, ओए होए ओए होए, ये देखो जादू तेरी नजर, अरे नहीं नहीं, ये वाला जादू देखो, ये वाला फिजिक्स वाला जादू। यहाँ पर जैसे ही मैंने बैलून को चार्ज करा तो ये क्या कर रहा है, ये जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर मेरे हाथ पे पड़े थे, इसको क्या करा इसने, अट्रैक्ट करा। और मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, मैंने तो चार्ज तो बैलून को करा था, ये जो पीस ऑफ पेपर थे ये तो कैसे थे, न्यूट्रल थे। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि एक चार्ज बॉडी ने दूसरी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया। मैंने अभी समझाया आपको, वीडियो के शुरू में समझाया था। क्या समझाया था कि एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है ड्यू टू पोलराइजेशन। किसकी वजह से, ड्यू टू पोलराइजेशन। तो एक्चुअली हुआ यूं कि जैसे मानो मैंने इसको चार्ज करा फ्रिक्शन से, तो हुआ कुछ यूं होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन मेरे बालों पे आ गए, मेरे बाल नेगेटिवली चार्ज हो गए, ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो मान लो अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज बैलून को, यहाँ पर मेरे हाथ पे जो पेपर रखे थे, मान लो यहाँ पर मेरे हाथ पे कुछ ना कुछ पेपर पड़े हैं, मगर इन पेपर के पास लेकर आया जैसे ही मैं, तो हुआ ये, जो पेपर के इलेक्ट्रॉन थे वो इसके पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर इसके पास आ गए, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो गए, दो पोल क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला इसके साथ क्या कर रहा था, ज्यादा अट्रैक्शन कर रहा था, जिसकी वजह से जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर थे इस बैलून से आकर क्या हो गए, चिपक गए। जो पहला वाला प्रोसेस था, कौन सा प्रोसेस था मेरा, पहला वाला प्रोसेस था, जिसमें मैंने क्या करा था, इस बैलून को चार्ज करा था, उस प्रोसेस को नाम देते हैं हम फ्रिक्शन। और जो दूसरा वाला प्रोसेस आपने देखा, जिसकी वजह से एक चार्ज बॉडी और दूसरी अनचार्ज बॉडी भी किसमें कन्वर्ट हो गई थी, चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो गई थी, उस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, हम इंडक्शन कहते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी कि फ्रिक्शन से हम किस तरीके से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपने लिख लिया ये चीज। अच्छा, ये चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन जो लिखा हमने, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें एक चीज और लिखना, ये जो चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर इंसुलेटर्स। किसके लिए होगा, ओनली फॉर इंसुलेटर। ठीक है,
अच्छा, इसमें एक बात और समझने वाली है, मैंने बोला दो बॉडी को रब करा, ठीक है। एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी के दूसरी बॉडी पर उठकर गए, तो एक बॉडी पे जो एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन की हुई है, 5 इलेक्ट्रॉन की। और एक बॉडी पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन की हुई है, 5 इलेक्ट्रॉन की। यानी कि दोनों पे जो चार्ज आएगा, माना मैंने अपोजिट चार्ज आएगा, एक पे पॉजिटिव आ रहा है एक पे नेगेटिव आ रहा है, पर दोनों पे इक्वल चार्ज भी डेवलप होता है। तो यहां पर आप ये लिखना कि जो हमारा इंडक्शन है, इंडक्शन के अंदर होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, develop equal and opposite charge on two different body, on two different body। ठीक है, ये चीजें क्लियर है, जल्दी से नोट करो। देन हम समझते हैं इंडक्शन को। क्या समझेंगे हम? इंडक्शन समझेंगे, जल्दी नोट करो। डन, मिटा दूं इसको? ठीक है। अब हम समझेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या समझेंगे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन? देखो, इंडक्शन अभी हमने देखा ही था कि क्या हुआ। देखो, ये जो हमारा बैलून था, ये जो हमारा बैलून था, इसको हमने क्या करा था, चार्ज करा था। क्या करा था, इसको हमने चार्ज करा था। अबे बैलून चार्ज होने के बाद जो मेरे न्यूट्रल पीसीज ऑफ पेपर रखे थे उनको क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो वो अट्रैक्ट हुए कैसे? एक्चुअली इस वाले ने क्या करा, जो मेरा पहले से चार्ज था उसने क्या कर दिया, किसी और न्यूट्रल बॉडी में चार्ज को इंड्यूस कर दिया। इसलिए इस प्रोसेस का नाम होता है इंडक्शन। क्या होता है इस प्रोसेस का नाम? इंडक्शन होता है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो एक चार्ज बॉडी किसी भी अनचार्ज बॉडी में चार्ज क्रिएट कर सकती है विदाउट टचिंग इट। हमने टच करा था बैलून को? नहीं करा था ना। तो इंडक्शन प्रोसेस में एक चार्ज बॉडी किसी और बॉडी में चार्ज को इंड्यूस कर सकती है विदाउट टचिंग द अदर बॉडी एंड विदाउट लूजिंग इट्स ओन चार्ज। इसने अपना चार्ज लूज नहीं करा था, इसका चार्ज उड़ के थोड़ी गया था कहीं पर, इसका चार्ज तो यहीं पे था। बट उसने क्या कर दिया, किसी और बॉडी में चार्ज इंड्यूस कर दिया बिना टच करे और बिना अपना चार्ज को लूज करे। तो यहां पर हम इंडक्शन की ना एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेकंड मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में लिखना इंडक्शन इज अ प्रोसेस, induction is a process in which a charged body, in which a charged body will charge other body, will charge other body without touching it, बिना टच करे, विदाउट टचिंग इट एंड विदाउट लूजिंग इट्स ओन चार्ज, एंड विदाउट लूजिंग इट्स ओन चार्ज। आगे आपको समझ कि अपना चार्ज को बिना लूज करे और बिना टच करे अगर कोई बॉडी, चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी को क्या कर दे, चार्ज कर दे, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इंडक्शन का नाम देते हैं। क्या देते हैं ऐसे प्रोसेस को? हम इंडक्शन का नाम देते हैं। इंडक्शन का प्रैक्टिकल आपने देख ही लिया। एक चार्ज बैलून ने एक अनचार्ज पार्टिकल जो कि स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर थे उसको अट्रैक्ट कर लिया। कैसे? पहले उसमें चार्ज इंड्यूस करा, उसमें एक तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया और फिर उस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। ठीक है, आया आपको समझ? आप डेफिनेशन नोट करिए जल्दी से। देन हम आगे समझते हैं हम किसी भी बॉडी को किस तरीके से इंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। यह आता है कि हम किस किस मेथड से या किन किन स्टेप्स में हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ये नोट करो जल्दी डेफिनेशन। डन? ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो यहां पर आप देखना, यहां पर आप लिखना अ बॉडी कैन बी चार्ज बाय इंडक्शन, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड
बाय इंडक्शन by following several steps कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे अगर हम, तो हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। जैसे स्टेप 1 देखना है यहाँ पर। स्टेप 1 में सिंपल सा एक काम करो, आप एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर को ले लो। टेक a isolated neutral conducting sphere। देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने किसी इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया, जमीन पे रख रखा है, बट बीच में क्या लगा दिया, एक इंसुलेटेड स्टैंड लगा दिया। ये है हमारा न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, ये चीज आ गया। और ये क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड है, यानी कि इसके थ्रू चार्ज पास नहीं हो सकता, इंसुलेटेड स्टैंड है। अब देखना, स्टेप 1 आपको समझ आ गया। हम देखेंगे स्टेप 2। क्या देखेंगे यहाँ पर हम? स्टेप 2 में क्या करना, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस न्यूट्रल स्फीयर के पास लेकर आना। अच्छा, न्यूट्रल स्फीयर है तो इसके अंदर जितने पॉजिटिव उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहे होंगे पहले से। स्टेप 2 में क्या करना, टेक अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, and stay near the neutral conductor, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, ऊपर वाला मिटा दूं, फिर मैं लिख दूंगा आसानी से नीचे। ऊपर वाला एक बार मिटा देता हूं क्योंकि वो टेढ़ा हो रहा है ज्यादा, नीचे झुक के लिखना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। लिख लिया होगा ऊपर वाला, तो साथ साथ लिख ही रहे होगे। बाकी जिसने नहीं लिखा, एक बार वीडियो पीछे जाके पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास क्या था, मैंने बोला कि हमारे पास एक न्यूट्रल स्फीयर रखा था, इसको हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रख दिया इस तरीके से। अब जैसे मैं यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आऊंगा और इसके पास रखूंगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड क्या करेगी, इंडक्शन का प्रोसेस करेगी, जो हमने पहले पढ़ा था बैलून और पीसीज ऑफ पेपर के बीच में पढ़ा था। ये क्या करेगी, पॉजिटिवली चार्ज इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी और दूसरे पोल पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो एक्चुअली होगा क्या, रिलेटिवली यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ये वाला स्टेप तो हमें क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या हो चुका है, चार्ज सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पर क्या हो गया है, चार्ज सेपरेट हो चुके हैं। और ये जो सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है ना, इसी चीज को क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी चीज को, हम इंडक्शन बोलते हैं। ये चीज हमारी क्लियर हो गई। पर हमारी बॉडी तो अभी भी न्यूट्रल ही है ना, अगर नेट चार्ज बात करूं इस बॉडी पे न्यूट्रल है, तो चार्ज कैसे क्रिएट करेंगे। ये हो गया स्टेप 2 हमारा। स्टेप 2 नोट करो, देन मैं नीचे लिखता हूं स्टेप 3। स्टेप 2 हो गया सबका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि ये जो हमारा स्फीयर था, यहाँ पर कौन सा स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर की बात कर रहा हूं, इसकी आप अर्थिंग करवा दो। स्टेप 3 में क्या करनी है हमें, अर्थिंग ऑफ न्यूट्रल स्फीयर। अर्थिंग क्या होता है सर, अर्थिंग में कुछ नहीं करना है, इस कंडक्टर को हमें पृथ्वी से यानी कि अर्थ से क्या करना है, कनेक्ट करना है। अर्थिंग ऑफ द न्यूट्रल कंडक्टर, अगर मैं इस न्यूट्रल कंडक्टर की अर्थिंग करवा दूं तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना। मान लो ये मेरा न्यूट्रल कंडक्टर है, वही वाला इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा है, यहाँ से हम अर्थिंग नहीं करवा रहे, ये तो मेरा इंसुलेटेड स्टैंड है। तो यहाँ पर देखो, इधर क्या है नेगेटिव चार्ज, इधर क्या है मेरा पॉजिटिव चार्ज, और इधर मेरी क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। यहाँ से जब आप इसकी अर्थिंग करवा दोगे, अर्थिंग का सिंबल होता है ऐसे, इस तरीके से आपने दिखा दिया, ये क्या हमारी अर्थिंग हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारा अर्थिंग हो रही है। अर्थिंग का मतलब कुछ नहीं है, बस हमने इस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। अब देखो हमारी जो अर्थ होती है ना, वो भी एक कंडक्टर है। क्या है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है।
तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब होगा क्या, ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इस तार से मूव करके कहां पर आ जाएंगे? इस कंडक्टर के पास आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। देखो यहां से कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा। यहां से कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन आके क्या कर देगा? इस पेयर के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और इसमें हर जगह क्या हो जाएगा? नेगेटिव 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 हो जाएगा। क्योंकि देखो जो पॉजिटिव था वो तो खत्म, तो बचा क्या? सिर्फ नेगेटिव बचा। तो यहाँ पर अभी पॉजिटिव बना रहा हूं, अगली वाली बॉडी में सिर्फ नेगेटिव बना देंगे, यहाँ दिखाना जरूरी है पॉजिटिव। स्टेप 3 सबको समझ आ गया? अच्छा, ऊपर वाला मिटा दूं मैं, ये नोट करना, जल्दी नोट करो। ऊपर वाला मिटा रहा हूं, ठीक है? कौन सा स्टेप हो गया हमारा? स्टेप 3 हो चुका है। तो स्टेप 4 में क्या करना, आप इस पॉजिटिव रॉड को हटा दो और आप क्या करा दो? अर्थिंग को हटा दो। तो हमारा क्या बचेगा? स्फीयर क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर लिखना स्टेप 4, रिमूव अर्थिंग, रिमूव अर्थिंग एंड पॉजिटिवली चार्ज रॉड, एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड। पॉजिटिवली चार्ज रॉड को जैसे मैंने हटाया और मैंने जैसे अर्थिंग को हटाया, तो देखो ये इंसुलेटेड स्टैंड पे मेरा कंडक्टर रखा हुआ है, इसका पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर ही दिया था इलेक्ट्रॉन ने आकर, तो इस पे क्या हो जाएगा? सिर्फ नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। कौन एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो एक्चुअली हुआ ये जो चार्ज हम लेकर आए थे, मान लो प्लस Q0 चार्ज लेकर आए थे, इस चार्ज ने एक चार्ज को इंड्यूस करा दिया। ये है इंड्यूस चार्ज हमारा। जो चार्ज हमारा नया बना है ना, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? हम इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। और ये जो हमारा दूसरा चार्ज है प्लस Q0 चार्ज, जो चार्ज हमारा चार्ज को पैदा कर रहा है यानी कि इंड्यूस कर रहा है, इस चार्ज को बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। क्या बोलते हैं इस चार्ज को? हम इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं। तो देखना इंडक्शन में एक्चुअली होता क्या है। इंडक्शन पहली बात तो दो चीजों में होता है, इंडक्शन कंडक्टर में होता है और डाइलेक्ट्रिक में होता है। सर डाइलेक्ट्रिक क्या है? आपने कंडक्टर और इंसुलेटर तो पढ़ा दिया, डाइलेक्ट्रिक पढ़ा है नहीं? डाइलेक्ट्रिक होता है बीच का। हाँ, बीच का। एक है कंडक्टर जो कि अलाउ करता है फ्लो ऑफ चार्ज, एक होता है हमारा इंसुलेटर जो कि अलाउ नहीं करता। कंडक्टर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड है, आसानी से फ्री हो सकते हैं। इंसुलेटर के बहुत टाइटली बाउंड है, आसानी से फ्री नहीं हो सकते। ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये दोनों के बीच का है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करंट अलाउ करता है अपने अंदर से फ्लो करने को। तो होता ये है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है ना तो ज्यादा टाइटली बाउंड है ना तो ज्यादा लूजली बाउंड है, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा बट स्टिल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और ये इंसुलेटर में क्यों नहीं होता? क्योंकि इंसुलेटर में जो सेपरेशन ऑफ चार्ज करा है ना हमने, नेगेटिव इधर आ गया पॉजिटिव इधर आ गया, ये इंसुलेटर में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंडेड है। कंडक्टर में तो आसानी से अच्छे से सेपरेट हो जाएंगे ये। जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है उसमें सेपरेट होंगे पर इतने अच्छे से सेपरेट हो नहीं पाते। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा इंडक्शन वाला प्रोसेस है, इससे क्या हो रहा है? अपोजिट चार्ज क्रिएट हो रहा है। एक बॉडी पे पॉजिटिव था, उसने कैसा चार्ज इंड्यूस करा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करा। कैसा चार्ज इंड्यूस कर दिया? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करा, नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करा। तो हमने यही देखा कि इंडक्शन में क्या हो रहा है? अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो रहा है। पर देखना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है कंडक्टर में। क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा कंडक्टर में, बट अपोजिट एंड अनइक्वल चार्ज इंड्यूस होता है किसके अंदर? डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो यहां पर उसी चीज को लिख रहा हूं, इन इंडक्शन, यहां लिखना आप लोग इन इंडक्शन, जो हमारा इंड्यूस्ड चार्ज है, कौन सा चार्ज है हमारा? इंड्यूस्ड चार्ज है, वो जस्ट अपोजिट होगा और किसके बराबर होगा? इंड्यूसिंग चार्ज के, इंड्यूसिंग इंड्यूसिंग चार्ज के। पर ऐसा कौन सी बॉडी में होगा? इंड्यूस चार्ज हमारा जस्ट अपोजिट एंड इक्वल किस में होता है? कंडक्टर्स में होता है, ओनली फॉर कंडक्टर्स। किस में होता है ऐसा? ओनली फॉर कंडक्टर्स। समझ आया भाई? ये कंडक्टर में क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है बाय इंडक्शन। बट अगर सेम चीज बात करूं फॉर डाइलेक्ट्रिक्स, किसके लिए बात करूं? फॉर डाइलेक्ट्रिक, हाँ उसी बीच वाले के लिए, डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। तो जो हमारा इंड्यूस चार्ज जो होता है ना, जो चार्ज हमारा क्रिएट होता है, या तो वो कम होगा या फिर बराबर भी हो सकता है
और देखो अपोजिट वाला तो हमेशा होगा कि अपोजिट तो चार्ज क्रिएट होगा ही, अगर पॉजिटिव लेकर आता तो नेगेटिव क्रिएट होगा, नेगेटिव लेकर आऊंगा तो पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। जो इंड्यूस चार्ज है वो एक तो अपोजिट होगा किसके, इंड्यूसिंग चार्ज के। डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस चार्ज कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है किसके, इंड्यूसिंग चार्ज के, क्यों, इंड्यूसिंग। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसमें हम बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट हुआ है कंडक्टर में, और इंसुलेटर सॉरी डाइलेक्ट्रिक में क्या बोलते हैं, अनइक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट हुआ है डाई इलेक्ट्रिक में। ठीक है, जल्दी से नोट करो सारी चीजें। हो गया भाई, बताओ जल्दी, पढ़े आगे। ठीक है, इसे मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसका नहीं हुआ अभी तक। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अपना लास्ट मेथड ऑफ चार्जिंग विच इज कंडक्शन। क्या पढ़ेंगे अब हम भाई, कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, कंडक्शन। कंडक्शन तो यार पढ़ रखा होगा पहले, छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है आपने कंडक्शन के बारे में। बहुत सिंपल सी चीज है कंडक्शन। पहली बात तो किस चीज में होता है, नाम से समझ आ रहा है, कंडक्शन फॉर कंडक्टर। कंडक्शन किस में होता है, कंडक्टर में होता है। अभी हम किसके कंडक्शन की बात कर रहे हैं, चार्ज की कंडक्शन की बात कर रहे हैं। तो कंडक्शन में एक्चुअली होता क्या है, लाइक चार्जेस, यानी कि मान लीजिए अगर एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है और अगर मैं उसको किसी दूसरे कंडक्टर से, न्यूट्रल कंडक्टर से कनेक्ट करूं तो लाइक चार्ज क्या करेगा, दूसरी वाली बॉडी पे भी क्रिएट हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो ट्रेवल करके कौन सी बॉडी पे चले जाएगा, दूसरी न्यूट्रल बॉडी पे चले जाएगा और उसको भी कैसे चार्ज कर देगा, पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। तो यहां पर ना डेफिनेशन देखना, तीसरा मेथड लिखो चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या लिखेंगे यहां पर हम, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो यहां पर लिखना इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ लाइक चार्जेस, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ लाइक चार्जेस। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पर लिखना अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पहले लिख लो फिर समझाता हूं अच्छे से। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी when connected to a neutral conducting body, सिर्फ कंडक्टर में होगा भाई ये, ठीक है, ध्यान रखना। टू अ न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी देन पॉजिटिव चार्ज will flow from positively charged will flow from charged body to न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, ये सारी चीज आपको क्लियर होंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूट्रल बॉडी होगी ना वो भी क्या हो जाएगी, हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर लिखना बट द सम ऑफ ऑल द चार्जेस। मान लीजिए अभी एक बॉडी थी, मान लो उस पर 5 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है उस पर, 5 कूलम चार्ज है। जब मैंने एक और आइडेंटिकल बॉडी लेकर आया जो कि न्यूट्रल है, अगर मैंने इससे कनेक्ट कर दी तो कुछ चार्ज दूसरी वाली बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि इसका चार्ज थोड़ा कम होगा। बट जो ओवरऑल चार्ज है ना पूरे सिस्टम का, वो सेम ही रहेगा, क्योंकि चार्ज जो होता है वो ना तो हम क्रिएट कर सकते ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है हमें कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है सिस्टम में। तो वही बात यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, बट द सम ऑफ टोटल चार्ज इनिशियली, but the sum of total charge initially will be equal to final charge on the system, हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर रखा है यहाँ पर, मान लो इस पे प्लस 10 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है इस पे, प्लस 10 कूलम चार्ज है। ठीक है, अब मैं इसके जैसा ही एक और स्फीयर उठा के लाया जो कि न्यूट्रल है। यहाँ पर एक स्फीयर है जो कि कैसा है, न्यूट्रल है। सॉरी, सही से बनाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी शेप बन गई।
ये भी बनी है टेढ़ी मेढ़ी तो, पर कोई बात नहीं। मान लो ये क्या है, न्यूट्रल स्फीयर है। सर पहले वाला ही रहने देते ना, कोई बात नहीं यार, देख लो। हम कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छा दिखे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि आपके तो बहुत नखरे हैं, ठीक है। नहीं है नखरे यार, पर देखो यार, समझो इस चीज को समझने की कोशिश करना। मान लो यहाँ पर क्या है, हमारे पास न्यूट्रल स्फीयर है और यहाँ पर क्या है, चार्ज स्फीयर है। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, मान लो मैंने की से इन दोनों को जोड़ दिया, क्या कर दिया मैंने, इन दोनों को की से जोड़ दिया, ये है मेरी की। जब मैंने की से इन दोनों को जोड़ा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे ट्रांसफर होगा। अब मैंने बोला दोनों जो है आइडेंटिकल स्फीयर है, यानी कि दोनों का रेडियस बराबर है। अच्छा, चार्ज कहां पर रिसाइड करता है, कंडक्टर के सरफेस पर रिसाइड करता है ना, यानी कि दोनों का रेडियस बराबर है, यानी कि दोनों पे कैसे चार्ज आ जाएगा, इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा। तो कंडक्शन कराने के बाद मान लो ये बॉडी है और एक बॉडी है मेरे पास ये वाली, ये वाली, ठीक है। तो मान लो अगर पहले 10 कूलम चार्ज था, तो अब क्या हो जाएगा, जब मैंने की कनेक्ट कर रखी है इन दोनों से, तो 5 कूलम चार्ज आ जाएगा हमारी इस वाली बॉडी पर और 5 कूलम आ जाएगा हमारी दूसरी वाली बॉडी पर। यानी कि हमारी जो न्यूट्रल बॉडी होगी, हमारी जो न्यूट्रल बॉडी थी ये वाली, ये भी क्या हो गई, अब चार्ज हो चुकी। और ये भी चीज देखना, मैंने क्या बोला था, बट द सम ऑफ टोटल चार्ज इनिशियली विल बी इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑन द सिस्टम। इनिशियली कितना चार्ज था, 10 कूलम चार्ज था। फाइनली मैंने बोला कि इस वाली बॉडी पे भी कितना आ गया, +5 कूलम, और इस वाली बॉडी पे भी कितना आ गया, +5 कूलम। अभी भी नेट चार्ज कितना है बॉडी पे, 10 कूलम ही है ना। चार्ज ना तो क्रिएट हुआ ना तो डिस्ट्रॉय हुआ। तो इस चीज का हमें खासा ध्यान रखना है। अगर दो जो बॉडी है जिनका हम कंडक्शन करवा रहे हैं, अगर वो आइडेंटिकल है, तो दोनों पे वो जो चार्ज था इनिशियली वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पर बटा है। ठीक है, आ गया समझ आपको कंडक्शन। और यहाँ पर वही चीज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही लग रहा है यहाँ पर। चार्ज ना तो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ना तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर करा जा रहा है यहाँ पर कंडक्शन के थ्रू। तो उसको नोट करो जल्दी से। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है इसी के थ्रू, कि अगर मान लो ये जो स्फीयर है हमारे अभी तो आइडेंटिकल थे, तो हमने सीधा क्या करा, चार्ज को आधा आधा कर दिया। अब हम ऐसा बोलेंगे कि मान लो दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज है, इस पे भी कुछ चार्ज और इस पे भी कुछ चार्ज है। जब मैं दोनों स्फीयर को मिलाऊंगा तो चार्ज कुछ रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि देखो चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक एक ग्रेडियंट बना रहेगा चार्ज का। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि एक बॉडी पे अगर ज्यादा चार्ज और एक बॉडी पे कम चार्ज है, तो चार्ज हमेशा फ्लो करता रहेगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये चार्ज जब तक फ्लो हुआ, जब तक एक जगह ज्यादा चार्ज था और एक जगह क्या था, कम चार्ज था। जब दोनों का बराबर हो गया तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया, यहाँ पर बंद हो गया। तो वही मैं कह रहा हूं, अब आपको क्या दिया देगा, क्वेश्चन में क्या देगा कि मान लो इस बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज था, इसका रेडियस था कुछ r1, इस वाली बॉडी का रेडियस था कुछ r2, और दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज था इनिशियली। जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो फाइनल चार्ज क्या आएगा दोनों बॉडी पर, वो बताओ मेरे को। और दोनों पे बराबर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज भी इनिशियली अलग अलग था, कुछ चार्ज आएगा उनका दोनों का, और दोनों का रेडियस भी अलग अलग है, और चार्ज को तो रेडियस पे आना है। तो जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा किसी भी बॉडी पर चार्ज एक्यूमुलेट होगा। तो हम देखेंगे किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। जल्दी से नोट करो इसे। डन, स्क्रीनशॉट ले लो बाकी जिसका नहीं हुआ अभी तक। मैं बोल रहा था तब तक कर लेते नोट, ठीक है, कर लेना अब नोट आराम से। अभी वही चीज लिखने वाले हैं हम जो मैंने आपको बोली अभी, कि लेट सपोज वी हैव टू स्फीयर। लेट सपोज वी हैव टू स्फीयर। Let's suppose we have two spheres, one of radii r1 and have charge q1 and have charge q1, and another sphere, another a है and another ये o है, another sphere have radii r2, have radii r2 and have charge q2. When the two sphere is connected, when the आएगा यहाँ पर, द लिख लेना। when the two spheres is connected,
जब भी हम दो स्फीयर को कनेक्ट करेंगे देन फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, देन फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया आपको? ठीक है, अब देखते हैं हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इस चीज को। मान लीजिए यहां पर एक कंडक्टर है आपका, ठीक है, और यहां पर दूसरा कंडक्टर है, दो बोल है ना आपके, वी हैव टू स्फीयर, अच्छा टू कंडक्टिंग स्फीयर कर लेना यहां पर, वी हैव टू कंडक्टिंग, छोटा छोटा है कोई बात नहीं कर लो, ठीक है। कंडक्टिंग समझ आ रहा है ना भाई, बोल दिया मैंने कंडक्टिंग है, CONDUCTING कंडक्टिंग। मान लो ये था हमारा कंडक्टिंग स्फीयर ए और ये था हमारा कंडक्टिंग स्फीयर बी, दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज था, मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। मान लो इस पे कितना चार्ज दे रखा है Q1, इस पे Q1 चार्ज है, उसका रेडियस कितना है R1 है, जिस पे कुछ Q2 चार्ज है, कितना चार्ज है Q2 चार्ज है, इसका रेडियस कितना है कुछ R2 है। मान लो अभी की कैसी है, ओपन है, की कैसी है अभी, ओपन है, यानी कि इन दोनों को मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा। तो ये जो है वो इनिशियल कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है मेरी, इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है। जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा, मान लो मैं फाइनल कंडीशन की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, दोनों को कनेक्ट कर दूंगा की से। तो मान लो ये एक स्फीयर है मेरा, इसको बोल रहे हैं हम स्फीयर ए, क्या बोल रहे हैं इसको हम, स्फीयर ए बोल रहे हैं, और यहां पर मेरा एक स्फीयर है जिसको मैंने क्या बोला, स्फीयर बी बोला, ठीक है। इसका रेडियस कितना था, R1 था, इसका रेडियस कितना था, R2 था। जब मैंने इन दोनों को मिला दिया, की क्लोज्ड, की को क्या कर दिया मैंने, बंद कर दिया, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कि भाई कंडक्टिंग उसकी बनी है मटेरियल की, दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पर होगा क्या, चार्ज का फ्लो होगा, जिस बॉडी पे ज्यादा चार्ज होगा उस बॉडी से ज्यादा चार्ज फ्लो होकर कहां पर जाएगा, कम वाले, कम जिस बॉडी पे कम चार्ज होगा वहां पर जाएगा। मैंने बताया था अभी, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, चार्ज फ्लो करता है। अब देखो स्फीयर ए के ऊपर क्या आ जाएगा, कुछ फाइनल चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्फीयर ए के ऊपर कुछ फाइनल चार्ज आ जाएगा। मान लीजिए Q1 डैश चार्ज आ गया, और स्फीयर बी के ऊपर भी कुछ चार्ज आएगा, दोनों का चार्ज भाई बदलेगा ना, किसी का किसी पे ट्रांसफर होगा, किसी का बढ़ेगा किसी का कम होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ Q2 डैश, ये Q1 डैश और Q2 डैश क्या है, फाइनल चार्ज है। तो इनकी वैल्यू कैसे निकाले, मेरे को ये बताओ, इनकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए एक बात सिंपल है कि चार्ज कंजर्व रहेगा, इनिशियली सिस्टम पे जितना चार्ज था फाइनली भी सिस्टम पे कितना चार्ज रहेगा, सेम ही चार्ज रहेगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं सम करूं Q1 प्लस Q2 का, वो किसके बराबर होगा, Q1 डैश प्लस में Q2 डैश के बराबर होना चाहिए। तो हम इसी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूं, ये ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देता हूं और ये चीज भी मिटा देता हूं, ये चीज इतने काम की नहीं है, ठीक है, ये नीचे का रहने देता हूं और ऊपर मैं सॉल्व करता हूं, तो आप साथ साथ मेरे सॉल्व करना वो चीज। ये क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा ना, जिसने नहीं करा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन, चलिए मिटा दो जल्दी जल्दी मिटा दो। देखो यहां पर हमने नीचे फिगर तो बना ही रखी है, फिगर में दोनों को मिला भी दिया। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि एज वी नो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, टोटल चार्ज दिख रहा है ये, ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो नेट चार्ज होगा इनिशियली, क्यू नेट इनिशियली किसके बराबर होगा, क्यू नेट फाइनली के बराबर, किसके बराबर होगा, क्यू नेट फाइनली के बराबर रहने वाला है। अब यहां पर देखना इनिशियल चार्ज क्या था हमारा, Q1 प्लस में Q2, ये हमारा किसके बराबर होने वाला है, Q1 डैश के बराबर प्लस में Q2 डैश के बराबर। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गई हमारी, फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअली ना एक कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर यूज होता है इस चीज को निकालने के लिए। मैं आपको सीधा रिजल्ट बता रहा हूँ, मैं फील करवा रहा हूँ उस चीज को। मेरे को एक बात बताओ, जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा चार्ज आएगा किसी भी बॉडी पर, क्योंकि भाई देखो चार्ज कहां पर आता है, कंडक्टर पे, मैंने आपको बताया
कहां पर आएगा, हमेशा उसके सरफेस पे आ जाएगा। जो भी हम एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं कहां पर आ जाता है, उसके सरफेस पे आ जाता है। लिखवाया था मैंने कंडक्टर वाले पॉइंट में, इसलिए लिखवाया था। वो इतने आराम से मैं इसी चीज के लिए बता रहा था। जो भी चार्ज होगा हमारे सरफेस पे आएगा। अब भाई सरफेस एरिया क्या होता है, अगर मैं स्फीयर की बात करूं 4πr² हो जाएगा। जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा सरफेस एरिया, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा उस पर चार्ज आएगा, यानी कि फाइनल चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, इसको मिटा दो नीचे, ये तो लिख लिया ना आपने कॉपी में, बना लिया होगा, इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, जिसने नहीं लिखा अभी देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो इसको जल्दी से। डन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोल रहा हूं कि भाई देख, फाइनल चार्ज जो होगा उसके रेडियस पे तो डिपेंड करेगा, यानी कि जो Q1 डैश होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 होगा, एंड जो मेरा Q2 डैश होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 होगा। तो क्या ये लिख सकता हूं यहां से मैं, Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश किसके बराबर आ जाएगा, R1 अपॉन में R2 के बराबर आ जाएगा। लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं भाई। Q1 डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 एंड Q2 डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। क्या हो गई हमारी ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो आप, सेकंड इक्वेशन से क्या करो, Q1 डैश की वैल्यू निकालो और किस में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। तो यहां पर लिखना पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ Q1 डैश फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो निकालो Q1 डैश की वैल्यू, यहां से क्या आ जाएगी, अगर यहीं पे लिखूं मैं Q1 डैश की वैल्यू निकाल कर, तो यहां से Q1 डैश मेरा किसके बराबर आ जाएगा, R1 अपॉन में R2 टाइम्स ऑफ Q2 डैश। तो रखो इक्वेशन 1 में, देखो Q1 प्लस में Q2 तो सेम रहेंगे, उन पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। Q1 डैश की वैल्यू को क्या रख सकता हूँ यहाँ पर मैं, R1 अपॉन में R2, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा Q2 डैश से, और प्लस क्या कर दूंगा यहाँ पर Q2 डैश प्लस कर दूंगा। एक काम करो, इसका ना आप एलसीएम ले लो। क्या ले लो, इसका आप एलसीएम ले लो। ठीक है, तो देखो Q1 प्लस में आप Q2 को ऐसे रहने दीजिए, इसका जब आप एलसीएम लेंगे नीचे क्या आ जाएगा, डेफिनेटली R2 आ जाएगा। R2 1 पे जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, R1 इंटू Q2 डैश आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R2 इंटू Q2 डैश आ जाएगा, क्योंकि 1 के टेबल में R2 कब आएगा, R2 पे ही आएगा। R2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से एक काम करो, Q2 डैश को कॉमन निकाल लो। यहाँ पर आ गया आपका Q1 प्लस में Q2, यहाँ से आप क्या करो, इक्वल्स टू का साइन तो लग ही रहा है, यहाँ से आप Q2 डैश को बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस में R2, और नीचे क्या बच जाएगा आपका, R2 बच जाएगा। ये चीज क्लियर है आपको। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, Q2 डैश को एक तरफ रहने दो, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाओ। तो यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ बाकी का। ये देखना, Q2 डैश को एक तरफ रखूंगा, पहले R2 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। तो मेरा जो Q2 डैश निकल के आएगा, यानी कि फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर B निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा, R2। देखो R2 ऊपर गया, और R1 प्लस R2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, R2 अपॉन में R1 प्लस R2, और एक किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, टोटल नेट चार्ज से, यानी कि Q1 प्लस Q2। यानी कि अगर आपको किसी भी स्फीयर पे फाइनल चार्ज निकालना है, तो ऊपर उसका रेडियस रख दो, नीचे दोनों के रेडियस का सम रख दो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो नेट चार्ज से, जो कि इनिशियली प्रेजेंट था हमारा। इनिशियली हमने स्फीयर पे बताया था ना चार्ज, मान लो एक स्फीयर पे कुछ एक्स चार्ज प्रेजेंट है, दूसरे पे कोई वाई प्रेजेंट है, दोनों को प्लस कर देंगे इनिशियल वाले चार्ज को। ठीक है, अब सिमिलरली मान लो अगर हमें Q1 डैश निकालना है, तो हम सेम चीज करेंगे, अब की बार Q2 डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। सिमिलरली अगर मेरे को Q1 डैश निकालना है, तो उसकी वैल्यू आएगी, देखो स्फीयर 1 पे फाइनल चार्ज निकालना है, ऊपर उसका रेडियस रखा, नीचे दोनों के रेडियस का सम रखा, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल चार्ज के सम से, मतलब टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि इनिशियली प्रेजेंट था। तो इस पर अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे, इजीली बना लोगे। ठीक है, अब जल्दी से नोट करो इस चीज को, देन मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन देता हूं, देन आप वो क्वेश्चन करके दिखाना जल्दी से। डन, ठीक है, मिटाते हैं।
ला 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 ला। अबे फिजिक्स का गाना है ये, फिजिक्स का गाना गा रहा था मैं, कोई बेकार के गाने नहीं गाता मैं। क्वेश्चन देखना वैसे ही है क्वेश्चन जैसे मैंने अभी पढ़ाया। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, ठीक है, when they are connected, when they are connected, ठीक है। जल्दी से करके बताना मेरे को क्वेश्चन। मान लीजिए यहां पर आपके पास एक स्फीयर ए है, ठीक है। स्फीयर ए पे मैंने बोल दिया जो इसका रेडियस है, लेट से मैंने बोल दिया 2r है। कितना है इसका रेडियस? 2r है। यह रेडियस देखो r ही रखते हैं, रेडियस मैंने बोला r है, और इस पे जो चार्ज है मैंने बोल दिया +18 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है इसके ऊपर? +18 कूलम चार्ज है। और यहाँ पर है आपके पास स्फीयर बी, ये क्या आपका स्फीयर बी है। अब मान लीजिए इसका रेडियस भी r ही है, और इस पे मैंने चार्ज दे दिया -6 कूलम। क्या चार्ज दे दिया मैंने? -6 कूलम। अभी जो की है मेरी ओपन है, की कैसी है मेरी? ओपन है। जब मैं इन दोनों को क्लोज करूंगा तो इन दोनों पे फाइनल चार्ज कितना आएगा? जल्दी से निकालिए। बहुत इजी है भाई, जल्दी करो, सारे करेंगे। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सीधा, आपको पूरी डेरिवेशन नहीं करनी है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना। जल्दी करिए। हो गया? चलिए हम करते हैं ट्राई, बाकी जिसका नहीं हुआ करते रहिए ट्राई। जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा तो मान लीजिए अगर मेरे को स्फीयर ए पे फाइनल चार्ज निकालना है, स्फीयर ए पे फाइनल चार्ज निकालना है, तो मैंने क्या ट्रिक बताई आपको? सीधा आपको याद रखना है वो चीज कि जिस भी स्फीयर पे हमें चार्ज निकालना है उसका रेडियस को ऊपर रखना है, यानी कि r, और नीचे दोनों रेडियस का सम करना है। r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। और यहाँ पर नेट चार्ज का सम कर देंगे, 18 - 6 कितना हो जाएगा मेरा? 12 हो जाएगा। देखो r से r कटेगा और 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 कूलम आ जाएगा। ऐसे में निकालूंगा स्फीयर बी पे चार्ज। स्फीयर बी पर अगर मेरे को फाइनल चार्ज निकालना है, फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर बी, ऐसे लिखना तुम लोग, तो ऊपर किसका रेडियस रखेंगे? स्फीयर बी वाले का। नीचे किसका रखेंगे? 2r वाला रखेंगे। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? नेट चार्ज से, जो कि 12 है। तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 6 कूलम निकल कर आ जाएगी। और यहाँ पर इक्वल चार्ज क्यों आया है? जैसे मैंने क्वेश्चन करा था कि आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों का रेडियस क्या है? बराबर है, इसलिए दोनों पे चार्ज भी कैसा आया है? बराबर आया है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें रेडियस अलग अलग हो, ठीक है। तो आप जल्दी से ये चीज नोट करिए जिसका नहीं हुआ था, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। डन? ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। लिखे अगला, अपना अगला क्वेश्चन लिखे। तो यहां पर देखना क्वेश्चन है हमारा, टू स्फीयर, ऑब्वियसली कंडक्टिंग स्फीयर लिख रहे हैं, कंडक्टिंग लिख लेना आप लोग यहां पर। टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई या ऑफ रेडियस 2r and 4r have charge 16 coulomb and -4 coulomb respectively, find final charge on each sphere, find final charge on each sphere if they are connected, if they are connected। जल्दी से आप ये मेरे को फाइंड
करके बताइए, जल्दी से करिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी भी है, आसानी से हो जाएगा आपसे, करिए जल्दी। हो गया होगा अब तक तो आपसे, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फेयर है, एक है हमारा ये वाला स्फेयर और एक है हमारा ये वाला स्फेयर। एक का रेडियस बोला है हमें 2r और एक का रेडियस हमें क्या बोला है 4r बोला है। अब यहाँ पर आप देखना, एक पे चार्ज हमें बोला है पहले वाले पे +16 कूलम, मेंशन नहीं करा, डेफिनेटली प्लस होगा, इसका मेंशन कर रखा है। इस पे कितना चार्ज है -4 कूलम चार्ज है। जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, इसको स्फीयर ए लेट कर लेते हैं, इसको स्फीयर बी लेट कर लेते हैं। तो अगर मैं फाइनल चार्ज निकालूं ऑन स्फीयर ए, फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर ए, ये तो बहुत इजी है। इसका रेडियस रखेंगे ऊपर और नीचे दोनों के रेडियस का सम रखेंगे। इसका रेडियस क्या है 2r है और इन दोनों के रेडियस का सम क्या है 6r है। और अगर मैं दोनों के चार्ज का सम करूं 16 - 4 कितना हो जाएगा मेरे पास 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे 12। देखो r से r कटा, 2 से ये जाएगा 3 पर और 3 से ये कटेगा 4 पर, यानी कि फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर ये कितना आ गया 4 कूलम आ गया प्लस का। और ऐसे हम निकालेंगे फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर बी, फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर बी। अगर बी वाले पे मैं फाइनल चार्ज निकालूं तो ऊपर किसका रेडियस रखूंगा बी वाले का, ऊपर रखा मैंने 4r, नीचे रखूंगा मैं 6r और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। r से r कटेगा, ये जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये कटेगा 4 पे और 4 2 जा 8, यानी कि फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर बी कितना आ जाएगा मेरा 8 कूलम आ जाएगा। और आना भी तो चाहिए था, मैंने बोला था फाइनल चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। आप यहाँ पर देखना जिसका रेडियस 2r है उस पर 4 कूलम चार्ज आया है। अगर मैंने रेडियस को डबल करा 2r से 4r कर दिया तो उसका चार्ज भी 4 कूलम से कितना हो गया 8 कूलम हो गया, यानी कि डबल हो गया। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन हमने वेरीफाई भी कर लिया थ्रू क्वेश्चन। जल्दी से नोट करो ये क्वेश्चन। डन, करें अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा, हो सकता है आप उसका आंसर ना दे पाए और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ना उसका आंसर दे दें इजीली। आपने वो फुलाया क्या, वो क्या कहते हैं उसे, वो झाग वाले बुलबुले से होते हैं ना, बबल्स बोलते हैं जिन्हें, तो 10-10 रुपए के मिलते थे, ऐसे फुलाने के लिए उड़ाते थे बबल्स वगैरह जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। उसी पे क्वेश्चन है, सोप बबल बोलते हैं जिसे हम। तो मैंने बोला व्हेन सोप बबल इज चार्ज्ड, व्हेन सोप बबल when soap bubble is charged then its size यानी कि उसके साइज के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है साइज उसका डिक्रीज करेगा और मैं आपसे उसका तीसरा ऑप्शन पूछ रहा हूं कि साइज उसका सेम रहेगा, रिमेन सेम। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए अगर मैं सोप बबल को चार्ज करूं, यानी कि सोप बबल पे चार्ज देता हूं तो उसका साइज इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या फिर सेम रहेगा? जल्दी बताओ, सोच के बताओ जल्दी से। डन। तो देखो यार, मोस्टली ना बच्चों ने क्या करा होगा, जहां तक मेरे को लग रहा है कि सोप बबल पे अगर हम चार्ज करेंगे ना तो हो सकता है यार, मैं नहीं जानता बच्चों ने क्या करा हो। जनरली क्या करते हैं ऑफलाइन क्लास में जो मैंने देखा है, बच्चे कहते हैं कि चार्ज जो उसका साइज है उसको चार्ज देने से सेम रहेगा। पर ऐसा क्यों भाई? देखा, अगर सोप बबल है मतलब पानी भी होगा उसके अंदर, यानी कि कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर यहाँ पर मान ले मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है उस बबल के ऊपर ही तो है, तो एक दूसरे को रिपेल भी तो करेंगे चार्ज। अब ये चार्ज मान ले एक चार्ज दूसरे वाले को रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इस वाले को भी रिपेल करेगा, तो ये वाटर सरफेस को क्या करेंगे एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? वाटर सरफेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से साइज क्या होता है इंक्रीज होता है। साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। साइज क्या होगा इसका? इंक्रीज होगा। ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आगे से गलती मत करना, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है सोप बबल वाला, यही वाला क्वेश्चन, तो आप साइज क्या करेंगे उसका इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर आज का हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी नोट करो। डन, मिटा दें इसको, हो गया सबका?
चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको अच्छे से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा बट हाँ इससे आपसे बेसिक जो होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। यहां पर लिखना, क्वेश्चन लिखेंगे हमारा, when three identical sphere when three identical sphere x comma y and z having charge q minus 2q and 3q respectively and 3q तमीज से रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके बाद क्या करा, इफ फर्स्ट वी टच x and y and then we touch y and z, then find final charge on each sphere, बढ़िया क्वेश्चन है, कंडक्शन वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आप फाइंड आउट करके मेरे को बताइए। आइडेंटिकल स्फीयर है, ध्यान रखना सबका रेडियस क्या है, बराबर है। करिए जल्दी करिए, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। डन। चलिए अब हम करते हैं, हमें बोला है कि तीन स्फीयर है आपके पास, एक है आपके पास x, एक है आपके पास y और एक है आपके पास z, थ्री कंडक्टिंग स्फीयर है। यह है आपका x, यह है आपका y, यह है आपका z। इस पे चार्ज दे रखा है आपका प्लस q, दूसरे वाले पे चार्ज दे रखा है माइनस 2q और z वाले पे चार्ज दे रखा है 3q। पहले हमने x और y को कांटेक्ट में रखा है, जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में रखूंगा तो इसका नेट चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब मैं इसका नेट चार्ज कैलकुलेट करा, मान लो ये मेरा x आ गया और ये मेरा क्या आ गया, y आ गया, छी गंदी शेप, ये x आ गया और ये क्या आ गया अपना y आ गया। तो जब मैं इन दोनों को साथ में रखूंगा, एक पे प्लस q है एक पे माइनस 2q है, तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर नेट चार्ज कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। अब माइनस क्यू आ गया इस पे नेट चार्ज, जब मैं इनको सेपरेट करूंगा तो यही माइनस क्यू इनमें आधा आधा बढ़ जाएगा, यहाँ पर यही तो होगा। तो जब मैंने इनको सेपरेट करा, मान लो x को मैंने यहाँ पर बना लिया, तो x पे कितना चार्ज आ जाएगा फाइनली, माइनस क्यू बाई 2। और अभी y पे कितना चार्ज आ रखा है, ये मेरा y है, इस पे कितना चार्ज आ रखा है, माइनस क्यू बाई 2। ये मेरी इनिशियल कंडीशन है, जो मेरा फर्स्ट केस बोला है, यही बोला था ना इन्होंने कि हमें क्या करना है, फर्स्ट वी टच x एंड y। तो x एंड y को टच करके देख लिया और उन्हें सेपरेट भी करा लिया, क्या केस बना, ये वाला केस बन गया। अब क्या बोला है कि y और z को टच करवाना है, यानी कि इस y को और इस z को टच करवाना है। तो जब मैं अगर इन दोनों को मिला दूंगा, तो मेरे को एक बात बता, मैं इसका नेट चार्ज कैलकुलेट करूंगा, तो अगर मैं इसका नेट चार्ज कैलकुलेट करूं तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 3q में से माइनस क्यू बाई 2 माइनस होगा, तो 3q माइनस क्यू बाई 2 कितना आ जाएगा मेरा, 5q बाई 2 आ जाएगा। अब 5q बाई 2 मेरा नेट चार्ज है और दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है। जब मैं इन दोनों को अलग अलग करूंगा फाइनली, तो ये चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों में, यानी कि अगर इस स्फीयर को मैं अलग करूं फाइनली, ये हमारा z स्फीयर, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का 5q बाई 4 आ जाएगा। और इसको अगर मैं अलग करूं तो इस वाले पे फाइनली चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 5q बाई 4 आ जाएगा। ये है y, यानी कि हमारे x वाले स्फीयर पे फाइनल चार्ज कितना आ रहा था मेरा, माइनस क्यू बाई 2। y वाले पे फाइनल चार्ज कितना आ रहा है मेरा, प्लस का q बाई 4। और z वाले पे भी कितना आ रहा है, प्लस का q बाई 4 आ रहा है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। जो भी नोट करा है जल्दी से नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप जो भी मेथड ऑफ चार्जिंग था आज आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा और सारे क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ये जो लेक्चर्स हैं हम एक बार डिटेल में पढ़ रहे हैं अच्छे से, बाद में हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। अभी हम एकदम धीमे धीमे आराम से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेते चल रहे हैं, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। तो हो सकता है किसी किसी को ये चीज थोड़ी स्लो लगे, तो वो वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ाकर देख सकता है इजीली।
बाकी हम ऐसे ही अभी धीमे धीमे करके पढ़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को एंड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनाते चलेंगे साथ साथ। ये जो क्वेश्चन है ये भी PYQ है, ठीक है। तो आप चिंता मत करना क्वेश्चंस के लेवल का, धीमे धीमे करके सारी चीजें सेटल हो जाएंगी और आपके अच्छे नोट्स भी बन जाएंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली वी विल स्टार्ट कूलम्स लॉ। आज मैंने सोचा था करेंगे बट ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में और उसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।